ये स्टोरी है डार्क मैच डियाब्लो की, जिससे कि इंसान छोड़ो गॉड्स तक थर थर कांपते थे और इसी डर के चलते 12 गॉड्स ने मिलकर उसको इन्फिनिटी वॉइड में सील कर दिया और उसको इंसानियत की हिस्ट्री से मिटा दिया। लेकिन डियाब्लो अब रीइंकार्नेटेड हो चुका है और वो आ चुका है 12 गॉड्स से अपना रिवेंज लेने। सो हे वीप्स, नेक्सस हियर, मैं वापस आ चुका हूँ डार्क मैच का सीजन 2 लेकर। मुझे पता है आप सभी लोग इसका बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों के चलते काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अब टेंशन मत लेना, क्योंकि अब वीडियोस वापस अपलोड होने लगेंगी। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हो और आप लोगों ने सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा तो यार जाके पहले वो देख लो, तब स्टोरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं सीजन 2 को। सो सीजन की स्टार्टिंग होती है वेल्टन हाउस होल्ड से, जहाँ पर एरिक और एल्वेल्टन के बीच में बातें हो रही होती हैं। हाँ, वही एरिक, पेरो का डिवाइन एग्जीक्यूटर, जहाँ पर वेल्टन अपनी फैमिली को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए एरिक का शुक्रिया अदा करता है और साथ ही साथ आर्क बिशप सफायरा की डेथ पे अपना दुख भी बयां करता है। एंड वो कहता है मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वहाँ पर जेनिथ के पिल्लों ने मिलकर एक डेमन को भी समन कर दिया था। मुझे इस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी आर्मी को लेकर जेनिथ के बेस में घुस जाऊं और उसके फॉलोअर्स को अच्छे से सबक सिखाऊं। सीयर्स उसको शांत होने को बोलती है, बट आर्कनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इस बार जेनिथ के फॉलोअर्स ने उसकी फैमिली के ऊपर हाथ डाल दिया। एरिक कहता है हमारे ऑर्डर का भी सेम ही गोल है और तो और लॉर्ड जिमी हम लोगों के सेंट भी हैं, तो फिर हम लोगों की यही ड्यूटी है कि हम जितना हो सके उनको सपोर्ट करें। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। आर्गनो अभी भी सीरियस होकर काफी सोच में पड़ा होता है। सीयर्स उसे पूछती है क्या हुआ। वो बताता है कि वो जिमी के बारे में सोच रहा था और उसने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जिमी गॉडेस पीरो का सेंट बन जाएगा। हालांकि उसके पास अभी भी काफी ज्यादा आ जाती है, वो कहीं भी रह सकता है और कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता होती है। वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 साल का है और वो सिर्फ इतनी सी एज में रैंक 6 का मेज बन गया। वो बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन उसके सेंट बनने की टाइमिंग बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि अभी इस टाइम ऑर्डर ऑफ पीरो और जेनिथ के बीच में कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है और इन सब चीजों से पहले जिमी एक सेंट बन गया तो ऑर्डर ऑफ जेनिथ की नजर उसके ऊपर भी जा सकती है। शियर्स कहती है तो आपको भी इसी बात की चिंता हो रही है कि कहीं जिमी को भी होली वॉर में हिस्सा न लेना पड़े। जब मैं एप्टन से आ रही थी तो मेरे फादर ने भी यही चीज कही थी कि कुछ समय बाद एक वक्त आएगा जब जिमी को अपनी साइड चुननी होगी और मेरे हिसाब से जब भी वॉर होगी जिमी अपने दोस्त रिकी की मदद करने के लिए उसकी तरफ से जरूर लड़ेगा। अगर सच बताओ तो मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा डरी हुई हूँ। अगर जिमी को कुछ हो गया तो आर्गनो कहता है प्लीज तुम रोना बंद करो, मैं उसके ऊपर आज तक नहीं आने दूंगा, तुम बस अपने बच्चे पे भरोसा रखो। शियर्स कहती है फादर ने मुझे बताया था कि मदन ने उनसे एक बार कहा था कि जितना हो सके मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करूँ, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी मेरे लिए ये चीज काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आर्गनो कहता है तो तुम्हें मेरे ऊपर तो भरोसा है ना, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपनों की रक्षा नहीं कर सकता? मैं अपने बच्चे की रक्षा मरते दम तक करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे गॉड से ही क्यों न लड़ना पड़े। देन हम लोग देखते वो सीन जब फर्स्ट सीजन एंड हुआ था और जिमी आर्गनो से उसको ट्रेन करने के लिए कह रहा था। आर्गनो ये बात सुनकर चौंक जाता है, क्या तुम्हें तलवारबाजी सीखनी है तो फिर तुम्हारी मैजिक ट्रेनिंग का क्या होगा? जिमी कहता है हाँ मैं वो भी करूंगा। आर्गनो कहता है ओ मेरे हिसाब से तुम तलवारबाजी इस वजह से सीख रहे हो ताकि तुम अपना माना खत्म होने पे खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। जिमी कहता है नहीं, मैं इसमें माहिर होना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं वेल्टन हाउस होल्ड की शॉर्टमैनशिप की टेक्निक भी सीखना चाहता हूँ। आर्गनो वहां से जाते हुए कहता है तुम जितना सोचते हो तलवारबाजी उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वेल्टन हाउस होल्ड की शॉर्टमैन टेक्निक इतनी ज्यादा आसान नहीं है कि तुम मैजिक की ट्रेनिंग करने के साथ साथ उसको भी मास्टर कर लो, और तुम्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं एक ऐसे इंसान को ट्रेनिंग नहीं दे सकता जो कि तलवारबाजी में सीरियस ही ना हो। जिमी कहता है फादर मेरा भरोसा करिए, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। आर्गनो एक लकड़ी की शॉट उठाते हुए कहता है तो मुझे दिखाओ कि तुम सच बोल रहे हो कि नहीं। मैं अपने ऑरा का यूज नहीं करूंगा, तुम चाहे जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो, बट तुम्हारा मेन मिशन होगा मेरे हाथों से तलवार को नीचे गिराना। जिमी कहता है इसका मतलब मैं अपने मैजिक को यूज कर सकता हूँ। आर्गनो कहता है तुम्हें जो करना है करो और तुम मेरे एक अटैक से बच के दिखाओ, फिर तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वहाँ पर खड़े हुए सारे स्टूडेंट जिमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यंग लॉर्ड जिमी तलवारबाजी सीखेंगे, लेकिन वो तो मजिशियन थे है ना, मेरे ख्याल से उनकी तलवारबाजी सीखने की एज निकल चुकी है। जिमी आर्गनो की तरफ देखता है। आर्गनो भी फाइटिंग स्टांस ले चुका होता है। जिमी को भी पता है कि उसके फादर के बीच की पावर का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से वो प्लानिंग कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुझे वुडन शॉट के ऊपर एम करना चाहिए, वो अपने ऑरा का यूज नहीं कर रहे हैं तो मैं उस शॉट को आराम से तोड़ सकता हूँ। तभी आर्गनो उसके ऊपर रश कर देता है। जिमी ब्लैक को कुछ इशारा करता है, ब्लैक आर्गनो के ऊपर काफी जोर का अटैक कर देता है, बट आर्गनो उसको डॉज कर लेता है। वो कह रहा होता है तुम शॉर्टमैनशिप को जितना ज्यादा आसान समझते हो वो उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब मैं जो तुम्हारे ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें दर्द होगा। जिमी अटैक क्रिएट करते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस बार सीरियस हूँ। तभी वो आर्गनो को
ऊपर अटैक कर देता है, ग्रास्प ऑफ डिवास्टेशन। बट उसका एम मार्गनो नहीं होता। जिमी अपने अटैक से उसकी वुडन शॉट तोड़ देता है। उसने अपने हाथों को ब्लैक गोला में घेर लिया होता है, जिससे कि उसका फिजिकल डैमेज काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। वो सोच रहा होता है अब मुझे यहाँ पर ही नहीं रुकना चाहिए, मेरे पास अपने आप को प्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक लौता रास्ता है। आर्गनो उसके पंच को रोक देता है और कहता है आखिरकार तुमने वो स्पेल कहाँ से सीखा? जिमी कहता है क्या मतलब कहाँ से सीखा, मैंने ये इसको क्रिएट किया है। आर्गनो उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उसको मार्कस की बात याद आती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है जिमी को किसी टीचर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही सब कुछ सीख सकता है। आर्गनो जिमी से कहता है तुम मैजिक में इतना ज्यादा माहिर हो चुके हो तो फिर तुम शॉर्ट में चिप क्यों सीखना चाहते हो? जिमी कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये चीज आपको कैसे समझाऊं, मैं तलवारबाजी सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स मारने के लिए नहीं सीख रहा हूँ, मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने ही फ्यूचर के लिए सीख रहा हूँ। आर्गनो कहता है कैसा फ्यूचर, तुम आखिरकार कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हो? जिमी कहता है आपको भी पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी जो एप्टन की ट्रिप थी मैंने इसमें काफी सारी चीजें रियलाइज की और मुझे ये चीज समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ मैजिक को ही मास्टर करना सफिशिएंट नहीं रहेगा, मुझे आने वाली बैटल्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको मुझसे ज्यादा पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, हालांकि मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं बिल्कुल बच्चा भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हूँ। आर्गनो वहां से जाते हुए कहता है कल सुबह ठीक 6 बजे यहाँ पर आ जाना। जिमी खुश हो जाता है कि उसके फादर ने उसके लिए हाँ बोल दिया है। देन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एक हॉर्स कार्ट को जिसके अंदर रेबेका बैरेट बैठी होती है। वो कहती है लॉर्ड जिमी मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी अपने रूम में होता है जहाँ पर बेना काफी जोर से खराटे ले रही होती है। जिमी उससे इरिटेट होने लगता है और वो उसको सारा के रूम में टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि सारा उसी की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। हम लोग देखते हैं सुबह के 6 बज चुके होते हैं और जिमी भी ट्रेनिंग ग्राउंड्स में होता है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि उसको आज यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा। हालांकि वो वेल्टन हाउसहोल्ड का यंग मास्टर है लेकिन फिर भी उसको डायरेक्टली वेल्टन हाउसहोल्ड की इन्हें टेक्निक नहीं सिखाई जाएगी क्योंकि अभी उसको तलवारबाजी के फंडामेंटल्स तक नहीं आते हैं। जो भी हो मुझे अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तलवारबाजी पे भी काफी ज्यादा आगे जाऊंगा क्योंकि मेरे रगों में वेल्टन हाउसहोल्ड का खून दौड़ रहा है, वही वेल्टन हाउसहोल्ड जो कि अपने सीक्रेट शॉर्टमैनशिप के टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। और ऊपर से मेरी प्रोग्रेस जेम ऑफ लाइफ की वजह से और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी और फादर ये चीज देखते ही रह जाएंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कहता है मैं आज तुम्हारा मेंटोर हूँ और मैं ही तुम्हें ट्रेन किया करूंगा, इसका नाम होता है हैमिल्टन। जिमी कहता है मुझे लगा था कि फादर मुझे खुद ही अपने हाथों से सिखाने आएंगे। हैमिल्टन कहता है तुम्हें क्या लगा कि एक स्वॉर्ड मास्टर के पास इतना टाइम होगा कि वो एक नौसिया को ट्रेन करे, इसलिए मैं ही आपको यहाँ पर ट्रेन करने आया हूँ। जिमी समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बंदा है। वो उसे पूछता है लेकिन आप मुझे ट्रेन कैसे करोगे, आपके पास तो स्वॉर्ड ही नहीं है। हैमिल्टन कहता है आज के ट्रेनिंग सेशन में वेपन की जरूरत नहीं है, चलो अब जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर दो। जिमी कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर तलवारबाजी सीखने आया हूँ ना कि दौड़ने। हैमिल्टन काफी गर्म लहजे से कहता है पहली बात तो तुम्हें मुझे सर नहीं बुलाना चाहिए, मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, और दूसरी बात मैं तुम्हें चाहे जो भी करने को कहूँ तुम्हें बिना सवाल जवाब करे उसको मानना चाहिए। जिमी उसको देखकर चौंक जाता है, एक सेकंड क्या इसके पास आखिरकार बेसबॉल कैप कैसे आई? हैमिल्टन कहता है क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई? जिमी कहता है हाँ। हैमिल्टन कहता है जोर से बोलो। जिमी जोर से बोलता है हाँ। हैमिल्टन कहता है बहुत बढ़िया, और वो कहीं से वापस एक चश्मा भी ले आता है। जिमी ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर देता है और ऐसे ही करते करते 3 घंटे बीत जाते हैं। वो लगातार 3 घंटे से भाग रहा होता है। जिमी की ट्रेनिंग को आर्गनो भी खिड़की से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर शियर्स आ जाती है जो कि कहती है तुम अपने बेटे पे कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हो? आर्गनो कहता है मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि इस बार हमारे हाउस की रेपुटेशन दांव पे लगी है और ऊपर से ये अभी ट्रेनिंग की शुरुआत भी नहीं है। वो जैसे ही एक शॉट को हाथ लगाएगा मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं बरतूंगा और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा बेटा है। शियर्स कहती है लेकिन तुम्हें थोड़ी तो दया दिखानी चाहिए। आर्गनो कहता है नहीं, जब मेरे फादर ने मुझे ट्रेन किया था तब उन्होंने भी मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई थी और जिमी भी बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि आखिरकार वो हमारे तो बेटा है। और हाँ मुझे तुम्हें एक और बात बतानी थी, कल हमारे हाउस होल्ड में बैलेट्स आने वाले हैं। शियर्स कहती है तो ये चीज तुम्हें मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। आर्गनो कहता है अभी भी तुम्हारे पास तैयारी करने का पूरा 1 दिन बाकी है, और हाँ वैसे तुम्हें ज्यादा फॉर्मली बिहेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विस्काउंट बैलेट बिल्कुल मेरे भाई के तरीके हैं, हम लोग काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में 11 भी बज चुके होते हैं और जिमी अभी भी भाग रहा होता है। हाँ वो 6 बजे से भाग रहा है और अभी 11 बज गए, यानी कि वो पिछले 5 घंटे से लगातार भाग रहा है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। हैमिल्टन भी उसकी स्टैमिना को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि चाहे जो भी हो जिमी सिर्फ और सिर्फ वाकई 9 ही साल का तो है। वो सोच रहा होता है मैं जिमी के ऊपर लगातार नजर रख रहा हूँ और इसने ना ही अपनी कोई स्किल का यूज किया है ना ही अपने माना का, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ है। इनका स्टैमिना और एंड्योरेंस तो काफी ज्यादा कमाल की है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि लॉर्ड जिमी स्वॉर्ड एंड मैजिक दोनों के द्वारा ही चुने गए हों। वो जिमी को रोकने को कहता है बट जिमी के कानों में उसकी बातें नहीं जा रही होती, वो बस बिल्कुल ब्लैंक होके भागता जा रहा होता है। तभी वो जिमी के
कंधे में हाथ रखकर उसको रोकने की कोशिश करता है, बट जिमी उसको काफी गुस्से में देखता है, जिसको देखकर वो भी चौंक जाता है। फिर जिमी नॉर्मल होके कहता है, इंस्ट्रक्टर क्या मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हैमिल्टन कहता है हाँ। जिमी ये सुनते ही तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हैमिल्टन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो आर्गनो वेल्टन को कैसे बताए कि जिमी कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है और जिमी अपनी नींद से उठ गया होता है। उसके बगल में सारा खड़ी होती है और वो रो रही होती है। जिमी उससे पूछता है, आखिरकार तुम कब से रो रही हो? सारा कहती है, मुझे लगा आप मर गए हो। जिमी कहता है, आए मेरी तरफ देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सारा शांत हो जाती है। हम लोग देखते हैं बेना को। सारा ने उसको अपने हाथों में पकड़ा होता है और वो हमेशा एक तरह रो रही होती है। मास्टर प्लीज मेरी मदद करिए, मेरा दिन काफी ज्यादा खराब गया है। जिमी उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा दिन तुमसे भी ज्यादा खराब गया है। वो सारा से कहता है, सारा तुम शांत हो जाओ और इसकी लहरी के साथ खेलो जाकर। तभी वहाँ पर आर्गनो आ जाता है। हम लोग देखते हैं सारा ने बेना को अपने मुंह में डाल दिया होता है। आर्गनो सारा को फुसलाकर यहाँ से दफा कर देता है एंड वो जिमी से कहता है, मुझे लगा था उस ट्रेनिंग के बाद तो बहुत ज्यादा थक गए होगे और तुम्हारी बॉडी जगह जगह से दुख रही होगी। जिमी कहता है, हाँ लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब कमाल होता है जेम ऑफ लाइफ का, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी हील हो जाती है और उसकी बॉडी की रिकवरी के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ भी काफी ज्यादा इनहेंस हो गई है। जिमी कहता है, मुझे लगा था मुझे ट्रेनिंग करने आप खुद आएंगे। आर्गनो वही बात कहता है कि वो एक स्वॉर्ड मास्टर है और वो सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकता। जिमी कहता है, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे याद नहीं तब क्या हुआ, मैं बस काफी देर से भागता जा रहा था और फिर मैं अचानक से ब्लैकआउट हो गया। आर्गनो को वो वक्त याद आ रहा होता है जब हैमिल्टन ने उसको जिमी की रिपोर्ट दी थी और वो बताता है कि जिमी 5 घंटे 17 मिनट से दौड़ रहा था। उसकी बॉडी की एंड्योरेंस और स्टेमिना काफी ज्यादा है। आर्गनो जिमी से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम आज की ट्रेनिंग में पास हो गए हो और कल तुम्हें तलवारबाजी सिखाई जाएगी। जब आर्गनो जिमी की एज का था तब उसके खुद का रिकॉर्ड 3 घंटे 36 मिनट का था और आज तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, बट जिमी ने आखिरकार उसका रिकॉर्ड तोड़ ही दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने से। जिमी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या मुझे वापस से दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी? आर्गनो कहता है, हाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोज 1 ही घंटा दौड़ना पड़ेगा ताकि तुम अपनी स्टेमिना को मेंटेन रख पाओ। दौड़ने वाली बात सुनकर जिमी का मूड खराब हो जाता है। आर्गनो से कहता है, कल तुम हैमिल्टन से स्वॉर्डमैनशिप की फंडामेंटल की ट्रेनिंग लोगे और तुम उसको इतने हल्के में मत लेना क्योंकि हैमिल्टन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर है और अगर तुम उसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा खुशी के साथ वेल्टन हाउसहोल्ड की इन्हें टेक्निक सिखा दूंगा जो कि है वर्ल्ड सेवर। ये काफी ज्यादा इजी नहीं होगा लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। हम लोग देखते हैं अगले दिन की ट्रेनिंग का सीन। हैमिल्टन उससे कहता है, क्या तुम इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो कि तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है बल्कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ? जिमी कहता है, बिल्कुल नहीं। हैमिल्टन कहता है, लेकिन तुम्हारे चेहरा देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिमी सोच रहा होता है ये सब कुछ लास्ट नाइट की वजह से है। हम लोग देखते हैं ग्रेमिया आसमान में होती है। हाँ अभी ग्रेमिया एक शिप बन गई है। जिमी कहता है, ग्रेमिया काफी आसानी से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में भी बदल सकती है। बेना कहती है, क्या आप इस चीज के बारे में श्योर है? जिमी कहता है, बिल्कुल, ये वर्ल्ड काफी तेजी से बदल रहा है इसीलिए हम लोगों को भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि उसने अगर अपना बेस्ट नहीं दिया तो वो 12 गॉड से बदला कैसे लेगा। हम लोग देखते हैं एक्चुअली में वो लोग ग्रेमिया के ही अंदर होते हैं जहाँ पर ग्रेमिया के अंदर का पूरा एरिया ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका होता है। बेना कहती है, ठीक है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो लोग साथ ही में ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग काफी देर तक ट्रेनिंग करते हैं। काफी देर से मेरा मतलब है सुबह तक और इसी की वजह से जिमी काफी ज्यादा थक गया है। हैमिल्टन सोच रहा होता है, हाँ हालांकि ये कल 5 घंटे तक दौड़ा था इसी वजह से शायद से इसकी बॉडी पे ये सब इफेक्ट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को आसान कर दूंगा। वो जिमी को एक फुट एंड शॉट देता है और उसको बताता है तो अपने शॉट के साथ नॉर्मली स्लैश कर सकते हो या फिर थर्च कर सकते हो। देखो ऐसे स्लैश करते हैं, तुम स्लैश भी काफी तरीके से कर सकते हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या फिर डायगोनली, बिल्कुल इसी तरह। और ऐसे करते हैं थर्स्ट में काफी तेजी के साथ अपनी पावर लगानी होती है। वो कहता है, सो जिमी क्या तुम मुझे देखकर समझ गए कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है? और मुझे बताओ कि जब मैं तुम्हें बता रहा था कि तलवारबाजी कैसे करते हैं तो तुमने क्या नोटिस किया? जिमी कहता है, आपके पैर। उसकी ये बात को सुनकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। क्या मेरे पैर? जिमी बताता है, हाँ आप जैसे ही अटैक करते हो आपके पैरों की भी मूवमेंट होती रहती है और आपके पैर की काफी सारी पावरफुल स्टेप पे ही डिपेंड करती है। मैं आपकी मसल मूवमेंट की एफिशिएंसी से काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। हैमिल्टन उसकी बातों को सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसने जिमी के मुंह से ये सब बातें सुनना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिमी हैमिल्टन को टोकता है। हैमिल्टन थोड़ा होश में आ जाता है एंड उसे कहता है, तुम्हारा आंसर बहुत ही ज्यादा बढ़िया था लेकिन फिर भी तुम्हें ट्रेनिंग की तो काफी ज्यादा जरूरत है। तो मैंने तुम्हें जो भी स्लैशेस दिखाए और जो भी थर्स्ट दिखाए तुम उन सभी को 1000 बार दोहराओ। हम लोग देखते हैं ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है। जिमी लगातार उसके हिसाब से ट्रेनिंग कर रहा होता है और हैमिल्टन थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसके ऊपर नजर रख रहा होता है। वो सोच रहा होता है, मुझे
मुझे लगा था मैं जिमी को फंडामेंटल्स 1 साल तक सिखाता रहूंगा, लेकिन नहीं कि वो उसको इसके काफी ज्यादा पहले ही सीख जाएगा। वो जिमी को रोकता है, बट जिमी पिछली बार की तरीके उसकी बात नहीं सुन पाता। वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। हैमिल्टन उसके पास चला जाता है और उसको रोकते हुए कहता है, मैं यहाँ से कुछ काम के सिलसिले से थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तुम अपनी ट्रेनिंग को बंद मत करना। जिमी कहता है ठीक है। वो सोच रहा होता है अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चला गया, हालांकि वो एक अच्छा ट्रेनर है, लेकिन वो लगातार मुझे घूर रहा था और जिसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो भी हो, मुझे ट्रेनिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और जैसे जैसे मैं तलवार चलाता जा रहा हूँ, मुझे स्वॉर्डमैनशिप में अपने मैजिक को मिक्स करने के काफी सारे आइडियाज मिलते जा रहे हैं। मुझे और भी ज्यादा एग्रेसिव होना होगा। वो अपने फुटवर्क पे भी काम कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। वो बहुत ही मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है। देन वो ब्लैक से कहता है तुम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो है ना। ब्लैक उसको दिखाता है जी मैं अपनी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करवा रहा था ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे। तभी उसको किसी की प्रेजेंस सेंस होती है एंड वो उसको स्पैटिया की तरफ टेलीपोर्ट कर देता है। बट वो जैसे उसके पास पहुंचता है, उसको पता लगता है ये होती है रेबेका बैलेट की छोटी बहन ऐश बैलेट, जो कि जिमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जिमी भी उसको देखकर चैन की सांस लेता है। जिमी देखता है ऐश के साथ में विंड एलिमेंटल भी होता है, इसीलिए वो ऐश से पूछता है क्या जब हम लोग लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद तुमने ट्रेनिंग की थी। ऐश कहती है मुझे पता था तुम यही पूछोगे। मैं एक बार एलिमेंटल के साथ ऐसे ही टाइम बिता रही थी, तभी वहाँ पर एक हीरो एलिमेंटल आया, उसका नाम था रिफी। देखो हीरो एलिमेंटल एक हाई रैंक का एलिमेंटल होता है जो कि किंग एलिमेंटल के सबसे करीबी होता है। जिमी उससे पूछता है तो फिर रिफी ने तुमसे मिलकर तुमसे क्या कहा। वो कहती है कुछ नहीं, वो बस मुझे थोड़ी देर तक घूरता रहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। लेकिन जब मैंने अगले दिन कोशिश की तब मैं उसको इस लैंड में वापस से समन कर पा रही थी। जिमी सोच रहा होता है मुझे पहले लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अनोइंग बच्ची है, लेकिन ये भी एक प्रोडिजी निकली। ऐश बताती है और मैं तो अपनी बड़ी बहन के सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा ना तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वो जब भी चाहे और जहाँ भी चाहे हाई एलिमेंटल को समन कर सकती है। जिमी उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है। ऐश कहती है क्यों चौंक गए ना, जब मैंने अपने डैड को भी इस बारे में बताया था तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उनका कहना ये था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिमी समझ जाता है कि अगर रेबेका इतनी छोटी सी एज में एक हाई एलिमेंटल स्पीड को समन कर पा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोटेंशियल करीब मेरे ही बराबर है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिरकार वो भी तो रिइंकार्नेशन ही है और ये सभी पावर्स किंग एलिमेंटल एल्केमिस्ट की देन है। तभी ऐश बैलेट रोने लगती है। ऐश बताती है कि उसके डैड ने ये सब बातें किसी को भी बताने से मना की थी। देन सीन शिफ्ट होता है वेल्टन हाउस होल्ड की ऑडियंस चैम्बर में, जहाँ पर विस्काउंट बैलेट और आग्ना वेल्टन के बीच में बात हो रही होती है। विस्काउंट बैलेट बताता है जेनिथ की चूजे अभी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको जल्द से जल्द डिसीजन लेना ही होगा। आग्ना वेल्टन कहता है हाँ, उनको या तो अपने घुटने टेकने होंगे और या तो करनी होगी हमसे वॉर। लेकिन अभी जेनिथ के स्ट्रॉन्गेस्ट 7 नाइट्स के लीडर अभी भी गायब है। विस्काउंट बैलेट बताता है हाँ आपने सही कहा, मेरे टैग्रिस के सोर्स के हिसाब से उसने अभी तक जेनिथ के ऑर्डर में कांटेक्ट नहीं किया है। देखो एक टैग्रिस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे होते नहीं है सीबीआई और रॉ वैसा ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़े खतरे में फंस गया है। ये लोग बात कर रहे होते हैं सेबल की। सेबल का रियल नेम क्लियर सी था ना, मैं भूल गया, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आर्नो कहता है आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो उसको कैद करना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसके बारे में ये भी सुना था कि उसके सामने बेरिल भी नहीं टिक पाया था। आखिर तब क्या होता जब उसके साथ बेरिल की जगह फाइट मैं करता। जो भी हो, ये सब चीजें ऑर्डर को काफी अच्छे से पता है, इसी वजह से जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक ऑर्डर वॉच खेलने के बारे में सोच तक नहीं सकता। दिन तक कुछ टाइम बीत जाता है और दोनों ही नोबल्स की फैमिली आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिमी विस्काउंट से कहता है मुझे माफ करिएगा, मैं आपके स्वागत में नहीं आ सका। विस्काउंट कहता है इसमें माफी की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि तुम तलवारबाजी सीख रहे हो और मुझे तुमसे काफी ज्यादा आशाएं हैं, तुम बहुत ही आगे जाओगे। एज भी जिमी से बात कर रही होती है। रेबेका भी जिमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, इसी वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती और साथ ही साथ वो नर्वस भी होती है। ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं थोड़े टाइम बाद जिमी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रेबेका ही चल रही होती है। हैमिल्टन उससे पूछता है क्या तुमने कल मेरी मूव्स की 1000 बार प्रैक्टिस की। जिमी कहता है बिल्कुल। हैमिल्टन कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ कि तुमने क्या सीखा। देन जिमी स्वॉर्ड को उठाता है और काफी जोर के स्लैशेस मारने लगता है। उसके स्लैश और थ्रस्ट को देखकर हैमिल्टन पूरी तरीके से हैरान होता है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ जिमी को ये चीज एक ही बार दिखाई थी और एक ही बार में जिमी इसमें परफेक्ट हो गया। क्या वो उस चीज को भी रेप्लिकेट कर पाएगा। हैमिल्टन जिस चीज की बात कर रहा होता है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिमी उससे पूछता है मैंने कैसा किया। हैमिल्टन कहता है बहुत ही बढ़िया, अब तुम स्टेप्स में चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जिमी उससे पूछता है आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हैमिल्टन कहता है मैं उसी स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेप्स की बात कर रहा हूँ जिसको किसी और ने नहीं, जो कि इस घर के प्रीवियस लॉर्ड यानी कि आपके ग्रैंडफादर ने बनाया था,
कैरविन वेल्टन। उन्होंने कुछ सेट ऑफ स्टेप्स का क्रिएशन किया था जो कि आज तक हमारे हाउस होल्ड के नाइट्स को सिखाया जाता है। उसे कहते हैं द 1000 सी। अब अपना ध्यान पूरी तरीके से मेरे पर रखना, तभी वहाँ चारों तरफ कुछ पैरों के निशान बन जाते हैं। हैमिल्टन कहता है मुझे पता है कि तुम इसको पहली बार देख रहे हो और तुम अभी इस टाइम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मेरे मूवमेंट्स को काफी गौर से देखो। वो वहाँ पर जितने भी फुटस्टेप होते हैं उनको ही फॉलो करते करते अपने भी पैर वैसे ही रख रहा होता है। जिमी उसको देखकर चौंक जाता है क्योंकि जैसे जैसे वो फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है उसके शरीर के आसपास माना का फ्लो बढ़ता जा रहा है। हैमिल्टन थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। जिमी लगातार 4 घंटे तक इसकी ट्रेनिंग करता है, लेकिन अभी वो उसमें परफेक्ट नहीं हो पाता और ऐसे ही करते करते जिमी का माना भी पूरी तरीके से ट्रेन हो जाता है। जब हैमिल्टन यहाँ से गया होता है उससे पहले उसने जिमी को बताया होता है कि वेल्टन हाउस होल्ड में जितने भी नाइट्स हैं उन सभी ने 1000 सी को मास्टर किया है, इसीलिए अगर आपको भी नाइट बनना है तो आपको ये करना ही होगा। जिमी बहुत ही ज्यादा थका होता है। उसको अपनी लाइफ में काफी सालों बाद ऐसा चैलेंज मिला है जिसको पूरा करने में उसकी नानी याद आ रही है, और उसका मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कॉम्बैट ट्रेनिंग में एनर्जी यूज होती है वो मैजिक के माना से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तभी उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये रेबेका का ही काम है और रेबेका आस पास ही है, और वो सही भी होता है। रेबेका काफी देर से उसको ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती है। जिमी कहता है आप बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे देख रही हो। रेबेका उसकी बात सुनकर वहाँ से बाहर आ जाती है। देन वो एक जगह पर बैठ जाते हैं एंड रेबेका उसको पानी पीने को देती है। जिमी उससे बात कर रहा होता है बट रेबेका उसकी नजरों में नजर नहीं मिला पा रही होती। वो बार बार सिर्फ और सिर्फ दूसरी डायरेक्शन में देख रही होती है। जिमी अपनी रीस दिखाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैंने सही कहा ना? बोलो अब जल्दी से बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं जब भी तुम्हारे आसपास होता हूँ तुम इतनी ज्यादा ऑकवर्ड क्यों हो जाती हो? वो उसके बहुत ही ज्यादा पास होता है, इसी वजह से रेबेका बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। उसकी शक्ल टमाटर की तरीके लाल होती है। वो उसको बताती है एक्चुअली असली बात यह है कि मैं आपके बारे में भूल ही नहीं पा रही हूँ। मैं हमेशा आपके बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब भी मैं आपके आसपास होती हूँ या आपकी नजरों में नजर मिलाती हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जिमी समझ जाता है कि ये सब कुछ जेन की सोल की वजह से है जो कि अभी इस टाइम रेबेका की बॉडी में है। इसी वजह से वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है वैसे मैंने सुना था कि तुमने हाई रैंक एलिमेंटल स्पिरिट को सम्मन किया था। रेबेका कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए करा था। क्या आप भी तलवार चलाना सीख रहे हैं? जिमी कहता है हाँ मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मैजिक सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैं तलवारबाजी भी सीख रहा हूँ, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है। रेबेका कहती है ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है। जिमी पूछता है क्या? रेबेका बताती है कि उससे ये चीज एंडेरन ने कही है, मैं उसको बिना समन किए ही उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। एंडेरन भी एक हाई वाटर एलिमेंटल है जो कि एलिमेंटल किंग की सेवा करता है। रेबेका जिमी को बताती है कि एंडेरन से कह रहा था कि जब तुम तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो तुम्हारी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम अपनी बॉडी से जबरदस्ती मूव करा रहे हो। तलवारबाजी में तुम्हारी मूवमेंट बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को वाटर और विंड के फ्लो में छोड़ देना चाहिए, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है कि तुम ये काफी आसानी से कर सकते हो। जिमी रेबेका की बात सुनकर वहाँ से उठ जाता है एंड ट्रेनिंग ग्राउंड्स के बीचों बीच चला जाता है। वो कहता है शॉर्टमैनशिप मैजिक से पूरी तरीके से अलग है। मुझे इसमें माना के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे खुद ही एनर्जी के फ्लो में बहना चाहिए, और वो ऐसा ही करता है। वो देखते ही देखते कदम से कदम मिलाने लगता है और फ्लो को बैठाने लगता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो वाटर की सरफेस पे डांस कर रहा है एंड देखते ही देखते उसकी चारों तरफ पानी पानी आ जाता है, या फिर मैं कहूँ पानी की काफी बड़ी बड़ी वेव्स आ जाती हैं। जिमी सोचता है क्या होगा जब मैं इसमें अपने मैजिक को भी ऐड कर दूं। बिल्कुल इसी तरह, और वो अपने डांस में मैजिक को भी ऐड करने लगता है। हम लोग देखते हैं एलिमेंटल रन से एंडेरन जिमी के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो कहता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ये ऐसा कोई पहला नहीं है जो कि ये एबिलिटी से गिफ्टेड है। तभी उसको कुछ अजीब दिखता है और वो जोर से चिल्लाता है रेबेका। हम लोग देखते हैं मॉर्टल रन का सीन जहाँ पर जिमी 1000 वेव्स में अपने मैजिक को मिक्स कर चुका होता है, बट ये करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी जितनी भी एनर्जी वेव्स होती हैं वो काफी तेजी के साथ चारों तरफ फैल जाती हैं। कुछ एनर्जी वेव्स रेबेका की ओर भी बढ़ती हैं, बट तभी हम लोग देखते हैं उसको बचाने आ जाता है एंडेरन। रेबेका को अभी भी जिमी की चिंता हो रही होती है, बट जैसे ही धुआं छटता है हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि बिल्कुल ही सही सलामत खड़ा होता है, और उसकी इस अटैक की वजह से पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड से तहस नहस हो जाता है। तभी वहाँ पर हार्कनो वेल्टन आ जाता है। उसको जिमी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही होती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उनके घर में कोई घुसपैठिया आ गया है, इसीलिए उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिमी उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो अटैक किसी घुसपैठिए का नहीं था, बट तभी वहाँ पर विस्काउंट बेनेट
बैलेट भी आ जाता है और रेबेका को गले लगा लेता है। आर्गनो वेल्टन जिमी से पूछता है, क्या तुमने घुसपैठिए का चेहरा देखा? जिमी अपने फादर को समझाते हुए कहता है, नहीं जैसा आप समझ रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। ये अटैक जिसने किया था वो कोई घुसपैठिया नहीं है, बल्कि वो था मैं 1000C को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था और फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आर्गनो वेल्टन को जिमी की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके हिसाब से ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इस ट्रेनिंग ग्राउंड्स को बहुत ही अच्छे बिल्डर्स से बनवाया था और ये ट्रेनिंग ग्राउंड इतना ज्यादा मजबूत है कि 1000Cs भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिमी बताता है कि उसने 1000Cs में अपने मैजिक को मिक्स किया था, इसी वजह से ये सब हो गया। आर्गनो वेल्टन अभी भी जिमी की बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान होता है, क्योंकि 1000Cs एक परफेक्ट मूव है और आर्गनो पे अपनी पूरी जिंदगी में उसको किसी भी तरीके से एनहांस नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे बच्चे ने ये कर दिखाया। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसे थोड़ा बहुत मैजिक भी आता है, बल्कि वो मेरे ख्याल से मैजिक और स्वॉर्ड दोनों के द्वारा चुना गया है। तभी वहाँ पर हैमिल्टन भी आता है और वो आर्गनो से कहता है, मुझे जितना कुछ भी आता था मैंने उसको लॉर्ड जिमी को सिखा दिया है और मेरे पास कुछ भी खास उनको सिखाने के लिए नहीं बचा है। मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है कि आप वेल्टन हाउसहोल्ड की वॉइड सेवर टेक्निक को पास ऑन करें। लाइट सेवर वेल्टन हाउसहोल्ड की एक ऐसी अल्टीमेट टेक्निक है जिसका यूज करके उसका यूजर वॉइड में भी कट मार सकता है, यानी कि इसका यूज करके स्पेस को ब्रेक किया जा सकता है। ये एक इतनी ज्यादा एडवांस स्किल है जिसको कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट्स भी सीखने का बस सपना ही देख सकते हैं। जिमी हैमिल्टन की बात सुनकर चौंक जाता है। वो उससे कहता है, क्या मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई? लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही सीखे हैं। आर्गनो कहता है, कौन से बेसिक? 1000Cs एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि 10 में से 2 नाइट्स ही मास्टर कर सकते हैं। जिमी कहता है, लेकिन हैमिल्टन ने मुझसे ये कहा था कि वेल्टन हाउसहोल्ड में कोई ऐसा नाइट नहीं है जिसको कि ये टेक्निक ना आती हो। आर्गनो कहता है, ये सही है, क्योंकि जो भी नाइट इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता वो वेल्टन हाउसहोल्ड को छोड़कर चला जाता है। सो बेसिकली हैमिल्टन ने जिमी के साथ ट्रिक खेली है। आर्गनो पूरी तरीके से अपनी सोच में खोया होता है। जिमी जैसे इतने टैलेंटेड बच्चे का जन्म होना बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, ऊपर से ऐसे वक्त में जब इंसानियत अपने सबसे बड़े खतरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो। आर्गनो वेल्टन जिमी से वादा भी करता है कि वो कल उसको वर्ड सेवर सिखाएगा। हैमिल्टन जिमी से कहता है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो अपनी बेसबॉल कैप उतार कर जिमी को पहना देता है। ये कैप इस चीज का प्रूफ होता है कि जिमी ने अपनी पहली ट्रेनिंग को काफी आसानी से पूरा कर लिया। जिमी उसकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, थैंक यू सो मच, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। हैमिल्टन कहता है, सेम, मैंने भी आपसे बहुत ही ज्यादा कुछ सीखा। हम लोग देखते हैं जिमी खाना खा रहा होता है। वो कहता है, मुझे लगा था फादर आज मुझे ट्रेनिंग में फोकस करने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक दावत रखी। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ये दावत विस्काउंट बैलेट के स्वागत के लिए रखी गई है, लेकिन इसके अंदर का मेन मोटिव कुछ अलग ही है। हम लोग देखते हैं दावत का सीन, जहाँ पर आर्गनो के पीछे विस्काउंट बैलेट के साथ साथ साइमन भी खड़ा होता है। आर्गनो सबको भाषण दे रहा होता है। आप सभी लोगों को अभी की सिचुएशन के बारे में तो पता ही होगा। ऑर्डर ऑफ फेथ इंजेनियर ने एप्टर पे अटैक कर दिया था, जो कि मेरा ससुराल भी था, और उनके इस अटैक की वजह से मेरे फादर इन लॉ के साथ साथ मेरे बेटे की जान पर भी आँच आई थी। और मेरे हिसाब से फेथ इंजेनियर अभी भी अपने कामों से बाज नहीं आने वाला। वो फिर से एक बड़ा कदम जरूर उठाएगा। वो पूरे कॉन्टिनेंट के साथ एक वॉर भी छिड़ सकता है और साइमन भी हम लोगों के साथ ही लड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक कॉमन एनिमी है। और अभी यहाँ पर पूरे ईस्टर्न रीजन के सारे रेपुटेटेड हाउस होल्ड के लॉर्ड्स मौजूद हैं और एक साथ खड़े हैं, और आज के बाद हम सब लोग एक साथ ही काम करेंगे। तभी वहाँ पर नारे लगने लगते हैं, किंगडम ऑफ सेल्डम की जय हो, भगवान एलवेल्टन का भला करें। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिमी को, जिसके पास अचानक से एस बैलेट आ जाती है। जिमी कहता है, ओ एस तुम हो, मुझे लगा तुम्हारे साथ मिस बैलेट भी होंगी। मिस बैलेट से उसका मतलब होता है रेबेका से। ऐश उससे पूछती है, तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों बुलाते हो? क्योंकि तुम मेरी बहन को तो उसके लास्ट नेम से बुलाते हो, मिस बैलेट। क्या वो इस वजह से है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा मैच्योर है? क्या मैंने सही कहा? जिमी कहता है, क्या तुम अपनी बहन से जलन कर रही हो? एस कहती है, जलन? नहीं, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। जिमी कहता है, बिल्कुल नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो मन में सोच रहा होता है, मैं उसे 60,000 साल पहले प्यार करता था, लेकिन अभी वो बच्ची है, तो मैं आखिरकार एक बच्ची से कैसे ही प्यार कर सकता हूँ? क्या मतलब जिमी राजस्थान से नहीं है? एस कहती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जिमी कहता है, बिल्कुल। एश कहती है, चलो शुक्र है। जिमी को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। वो बातें पलटते हुए कहता है, तो फिर मिस बैलेट कहाँ है? मैंने उनको काफी टाइम से नहीं देखा। देन तभी कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी रेबेका के रूम में गया होता है और डोर को नॉक कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता चला है कि रेबेका के बुखार है। और रेबेका जैसे जिमी को देखती है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। जिमी समझ जाता है कि ये आम बुखार नहीं है, बल्कि ये प्यार का बुखार है।
जिमी उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। रेबेका कहती है हाँ अभी मैं ठीक हूँ। वो उससे बात करने में बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, उसकी जबान तक लड़खड़ा रही होती है। जिमी उसके हाथ को मांगता है, नहीं वो वाले सेंस में नहीं। देन उसके हाथ को पकड़ के उसको कोल्ड मैच का एनर्जी से भरने लगता है ताकि रेबेका का बुखार ठीक हो जाए। रेबेका कहती है मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं सारा दिन आप ही के बारे में सोचा करती हूँ। जिमी सोच रहा होता है मैं रेबेका पे इस वजह से ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि वो जेन का रिइंकार्नेशन है, लेकिन अब मुझे ये सब ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अपने पास्ट लाइफ में जैसे प्यार करता था मैं वो अब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर वो इमोशंस ही खत्म हो गए हैं। जिमी कहता है मिस बैलेट हम लोग कुछ टाइम तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं अगली बार तुमसे कब मिलूंगा, लेकिन हाँ एक तो बात जरूर है मैं तुम्हारे बारे में कभी भूलूंगा नहीं, फिर चाहे जितने साल बीत जाएं। और तुम भी अपनी करंट फीलिंग को अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत करने दो। रेबेका उससे पूछती है क्या मैं तुम्हें लेटर लिख सकती हूँ। जिमी कहता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो। रेबेका रोते हुए कहती है मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लेटर्स का रिप्लाई जरूर दोगे। जिमी भी उसको प्रॉमिस कर देता है। तब हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बीत चुका होता है और विस्काउंट बैलेट यहाँ से निकल रहा होता है। तभी याज भी जिमी से अलविदा लेती है और रेबेका निकलते हुए कहती है मैं आपको लेटर जरूर लिखूंगी, बस आप अपना प्रॉमिस मत भूलना। जिमी कहता है बिल्कुल। देखते ही देखते वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिमी की मॉम कहती है मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा लड़कियों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर है। आग्नो वेल्टन कहता है चलो जिमी अब मुझे पता ही दो तुमने विस्काउंट बैलेट की दोनों ही बेटियों को एक साथ कैसे पटाया। जिमी कहता है क्या पटाया। आग्नो कहता है चलो छोड़ो, वैसे भी हम लोगों की ट्रेनिंग काफी डीले हो गई है, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब तुम अपना फोकस अपनी ट्रेनिंग पे ही करो। जिमी तैयार हो जाओ, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। हम लोग देखते हैं उस दिन के बाद से 4 महीने बीत जाते हैं। हाँ इसका मतलब ये है कि जिमी की ट्रेनिंग 4 महीने तक चली है। हम लोग देखते कहीं दूर का सीन जहाँ पर एक पत्थर में एक आदमी बैठा होता है और तभी उसके पीछे कोई आदमी आता है। व्हाइट कपड़े वाला आदमी उसको सेंस कर लेता है। वो एक ब्रेड खा रहा होता है और उससे कहता है ये ब्रेड बहुत ही ज्यादा टाइट है, जाओ छोटू भाग के दूध लेके आओ। उसकी बात सुनकर दूसरा वाला आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी मेरे आदमियों से भिड़ने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें उस चीज की सजा जरूर मिलेगी। वो ये कहने के साथ ही उस बंदी के ऊपर रश कर देता है। बट हम लोग देखते हैं पत्थर वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी बजाता है और एक मैजिक स्पेल का यूज करता है सोल डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से वो बंदे की सोल वहीं पर ही निकल के खत्म हो जाती है। व्हाइट कपड़े वाला बंदा कहता है मैं यहाँ पर और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। जिमी वेल्टन, इस बंदे का नाम होता है सिगफ्रीड और ये किंगडम ऑफ सेल्डा के मैजिकल सोसाइटी का 7th एल्डर है। सीन शिफ्ट होता है वेल्टन हाउस होल्ड के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी बंदे को जिसके हाथों में स्वॉर्ड होती है और वो वर्ड सेवर का यूज करता है और ये कोई और नहीं होता बल्कि होता है जिमी वेल्टन। वो कहता है फादर क्या आपने ये देखा। आग्नो वेल्टन भी उसकी अचीवमेंट को देखकर हैरान होता है क्योंकि वर्ड सेवर कोई आम टेक्निक नहीं होती, वो इतनी ज्यादा कठिन थी कि आग्नो को खुद उसको मास्टर करने में करीब 2 साल का समय लग गया था, बट जिमी ने उसको 4 मंथ में ही मास्टर कर लिया। आग्नो हंसते हुए कहता है मुझे जब भी लगता है कि मैं तुम्हारे पोटेंशियल को समझ चुका हूँ तब तक तुम मुझे गलत साबित कर देते हो और अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जिमी कहता है क्या, बट मैंने तो सिर्फ एक ही टेक्निक सीखी है। आग्नो कहता है वर्ड सेवर एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम स्पेसेस में रिफ्ट बना सकते हो और अगर कोई इंसान स्पेस में रिफ्ट बना सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसने बेसिक्स को मास्टर कर लिया है। तुम्हारी अब नई जर्नी यहाँ से शुरू होती है। जब कोई इस टेक्निक को नया ना सीखता है तो स्पेसेस तक को काट सकता है और वो जैसे जैसे प्रोग्रेस करता रहेगा उसकी टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी और उसको यूज करने का कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। यही हमारी वेल्टन हाउस होल्ड की इस टेक्निक का नेचर है। जिमी सोच रहा होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं उन चीजों को भी काट सकता हूँ जिनको मैं छू तक नहीं सकता। मैंने ऐसी टेक्निक अपनी प्रीवियस लाइफ तक में नहीं देखा था। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और आग्नो को बताता है हाउस होल्ड में एक गेस्ट आए हैं। आग्नो कहता है कौन। वो बंदा बताता है वो मैजिकल सोसाइटी के 7th एल्डर्स में से एक है। जिमी समझ जाता है कि वो जो मैजिकल सोसाइटी का एल्डर है वो उसके लिए ही आया है। इसी वजह से वो अपने फादर से कहता है क्या मैं भी आपके साथ उनसे मिलने चल सकता हूँ। बट हम लोग देखते हैं आग्नो बहुत ही ज्यादा टेंस होता है जिससे कि जिमी को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है जो कि होता है नहीं। हम लोग देखते हैं सिगफ्रीड एक सोफे में बैठकर आराम कर रहा होता है और वेल्टन हाउस होल्ड की सजावट को देख रहा होता है और वहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक होती हैं। तभी सिगफ्रीड को मार्कस की बातें याद आती हैं जिसमें वो बता रहा होता है कि तुम चाहे जो भी करना लेकिन तुम आर्गनो वेल्टन के बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना, नहीं तो आर्गनो तुम्हें जान से मार देगा। सिगफ्रीड कहता है वो बुड्ढा बसरपस मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। पूरे किंगडम में सब लोगों को पता है कि आर्गनो वेल्टन कितना ज्यादा काइंड हार्टेड है। तभी वहाँ पे आर्गनो की एंट्री होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। सिगफ्रीड अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम है सिगफ्रीड और वो मैजिकल सोसाइटी के 7th एल्डर में से एक है। हम लोगों को दिखाई जाती है सिगफ्रीड की पास्ट स्टोरी जिसमें कि हम लोगों
लोगों को पता चलता है कि जिफ्रियट के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं स्लेव्स, और जिफ्रियट अभी जहाँ तक भी पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी किस्मत का ही खेल है, क्योंकि एक बार कहीं से एक मेज की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया। फिर वो उसको अपने साथ ले गया। जब जिफ्रियट 15 साल का था उसने रैंक 6 को अचीव कर लिया और सिर्फ 22 साल की एज में ही 7th रैंक का मेज बन गया। उसी के साथ उसको खिताब मिला मैजिकल सोसाइटी के सबसे यंगेस्ट एल्डर मेज का। वो भी इस टाइम 30 साल का है और वो भी रैंक 8 का मेज बनने के पास में चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तब तक था जब तक लोगों को जिमी के बारे में नहीं पता चला, और जिमी ने इतनी छोटी सी एज में ही जिफ्रियट के सारे टाइटल्स छीन लिए। आर्गन उसको घूरते हुए कहता है तो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे टपक पड़े। जिफ्रियट कहता है क्योंकि मैं पूरी मैनकाइंड की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मेज से मिलना चाहता हूँ, और अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेजता तो फिर मैं उससे नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। आर्गन टेंस वॉइस में कहता है मुझे पता है कि मैजिकल सोसाइटी नॉन मेज नोबल्स के हाथों से बाहर है, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी सोसाइटी की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है। मैजिकल सोसाइटी 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक है रॉयल कोर्ट मेज जिसको लीड करता है सिंगर, फर्स्ट एल्डर नोबल। फिर आता है नोबिलिटी जिसको सेकंड एल्डर मेज लीड करता है जो कि है मार्कस रेनमेल, और लास्ट में आता है एग्रिटेलियंस जिसको कि 5th एल्डर मेज लियोग लीड करता है। तीनों ही फैक्शन एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर किसी भी एक फैक्शन को पूरी मैजिकल सोसाइटी में राज करना है तो उन्हें एक बड़ा कदम उठाना ही होगा। अगर वहाँ पर जिमी जाता है तो उसकी तरफ ऐसे कई सारे लोग बढ़ेंगे जो कि उसका फायदा उठाना चाहेंगे, और वो उसके पोटेंशियल का गलत फायदा उठाएंगे भी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह पर भेजूंगा? जिफ्रियट कहता है मैं आपके कंसर्न्स को समझता हूँ, लेकिन वो लोग भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जितनी ज्यादा सत्ता की भूख है उनको उतना समझ भी है कि वो जो भी कदम उठाएंगे उससे क्या ही आउटकम आ सकता है। लेकिन आर्गन अभी भी कन्विंस नहीं हुआ होता। जिफ्रियट कहता है अगर मेरे खुद का बेटा होता तो मैं भी अपने बेटे को ऐसी जगह पर नहीं भेजता, लेकिन वहाँ पर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि जिमी को एनलाइटन कर सकती हैं, जैसे कि क्राउन ऑफ ओमनीसियंस, मैजिकल सोसाइटी के एक ऐसा ट्रेजर जो कि अपने पहनने वाले को दुनिया की सारी नॉलेज दे देता है, फिर वो चाहे किसी भी क्राइटेरिया की हो। और अगर कोई भी एक बार भी आर्गमेस बन जाता है तो वो उस क्राउन को एक न एक बार पहन सकता है। आर्गनो समझ जाता है कि ये जिमी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वो कहता है मैं जिमी से पूछ के बताऊंगा। और वो जैसे ही जिमी को ये चीज बताता है जिमी तुरंत ही हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि अगर इस आर्टिफैक्ट में दुनिया की सारी नॉलेज है तो उसे फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलेंगी। हम लोग देखते हैं जिमी से जिफ्रियट मिलता है। जिमी वहाँ पर उससे बात करने आया होता है, और जैसे जिमी की नजर उसके ऊपर जाती है वो समझ जाता है कि ये बंदा 7 एल्डर्स में से एक क्यों है, क्योंकि सबकी बॉडी में नॉर्मली एक ही माना कोर होता है, लेकिन इस बंदे की 4 माना कोर है, जिसमें से एक हार्ट में है, एक लंग में है और एक स्टमक में, और चौथे के बारे में जिमी को खुद नहीं पता होता। जिमी लगा तो उसको घूर रहा होता है, इसी वजह से जिफ्रियट काफी ज्यादा शर्मा जाता है। जिमी कहता है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि मैंने आपके बारे में जितना भी सोचा था आप उससे भी ज्यादा बेटर हो। ऐसे इंसान के मुंह से अपनी तारीफ सुनना जिससे कि लोग मैनकाइंड का ग्रेटेस्ट टैलेंट कहते हैं, ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। जिमी कहता है तो बताओ क्या तुम उन लोगों की बातों पे भरोसा करते हो? वो जिमी को देखकर पूरी तरीके से हैरान होता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसको ये लगता था कि जो भी उसने जिमी के बारे में सुना है वो सब की सब अफवाहें हैं। लेकिन जब वो अपनी आंखों से ये सब चीजें देख रहा है फिर भी उसको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि किसी की बॉडी में इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी कैसे हो सकती है। वो समझ जाता है कि जिमी ने मार्कस की माना ब्रीथिंग टेक्निक को भी इनहेंस कर दिया है और उसी को ही मॉडिफाई करके यूज कर रहा है। मैंने जो भी कुछ आर्गनो वेल्टन से कहा है अब मैं वो सब वादों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे बेटे में रैंक 9 मेज का पोटेंशियल है, और मैजिकल सोसाइटी के कोई भी इंसान ऐसे पोटेंशियल को इतने आसानी से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अब तीनों ही फैक्शन जिमी को अपने सोसाइटी में शामिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर जिमी किसी एक फैक्शन में शामिल हो जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और बाकी दोनों फैक्शन तबाह हो जाएंगे। वो जिमी से पूछता है क्या आपको मैजिकल सोसाइटी में जाने से डर नहीं लगता, क्योंकि वो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लोगों से भरी हुई है, वो आपको थोड़ी देर के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। जिमी कहता है अगर उन लोगों को मुझसे कुछ चाहिए होगा तो उनको अपना काम करवाने के लिए मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, और अगर मुझको उनकी डील पसंद आ गई तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। और वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैजिकल सोसाइटी के जो भी डार्क मेज है वो एक बच्चे को धमकी देंगे। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिमी मैजिकल सोसाइटी में जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहा होता है, और वो बेना से भी कहता है कि वो भी उसके साथ ही चलेगी। मैजिकल सोसाइटी की बात सुनकर बेना चौंक जाती है। क्या? लेकिन मैजिकल सोसाइटी तो डार्क मेजेस को अप्रूव नहीं करती है। जिमी कहता है लेकिन तुम्हें चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम तो रैंक 2 की स्पेल्स भी काफी आसानी से कास्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तुम सेफ हो। बेना के वहाँ पर जाने का मन नहीं होता, इसीलिए जिमी उसको धमकी देता है कि अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो वो उसको सारा के पास छोड़ देगा और वो उसकी बैंड बजा देगी। बेना उसकी बात सुनकर रोने लगती है और उसको मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। हम लोग देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो समय आ चुका होता है जब जिमी विदा ले रहा होता है। उसको एल्वेटा ने एक
रैली शॉट भी देता है जिसका नाम होता है स्किड, और ये एक मैजिकल शॉट होती है। जिमी अपनी माँ सारा से विदा लेता है। सारा उसको बना दे देती है। जिमी की माँ उसको काफी जोर से गले लगा लेती हैं और कहती हैं तुम किसी भी तरीके की मुसीबत में मत फंस जाना और मुझे लेटर लिखते रहना। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते तक देख नहीं पाऊंगी। जिमी उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। क्या 2 हफ्ते? लेकिन मैं तो 2 साल के लिए जा रहा था, है ना? वो अपने डैड से इशारों में पूछता है। उसका डैड काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है। देन आखिरकार जिमी अपने घर से विदाई ले लेता है और वो निकल जाता है अपनी नई जर्नी की ओर। और जिमी को गेट पर जिफ्रेड भी मिल जाता है। वो जिफ्रेड से पूछता है कि हम लोग डायरेक्ट ही मैजिकल सोसाइटी जाएंगे। जिफ्रेड कहता है एक्चुअली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं मैजिकल सोसाइटी जाने से पहले पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है तुम्हें भी वहाँ पर मजा जरूर आएगा। जिमी पूछता है ऐसी कौन सी जगह है? जिफ्रेड बताता है सैंडरमैन, द सिटी ऑफ माना स्टोन। वहाँ पे जल्दी काफी बड़ा सा माना स्टोन का बाजार लगने वाला है। सैंडरमैन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे किंगडम के सबसे बड़े माना स्टोन्स मिलते हैं। तो क्या अब हम लोगों को निकलना चाहिए? जिमी कहता है ठीक है, चलो चलते हैं सैंडरमैन की ओर। हम लोग देखते हैं थोड़े टाइम बाद वो कैल्टोरियन माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं। जिफ्रेड उससे पूछता है वैसे तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड क्या कर रही है? क्या ये सिर्फ डिफेंस के लिए है? जिमी कहता है मैं फाइट में स्वॉर्ड का भी यूज करता हूँ। जिफ्रेड कहता है 1 सेकंड, क्या तुम स्वॉर्ड और मैजिक एक साथ सीख रहे हो? इस बात में बहुत ही लोग चल चुके हैं, लेकिन आखिरी में वो सिर्फ और सिर्फ मीडियोकर ही बन जाते हैं। जिमी कहता है मुझ में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों ही में काफी ज्यादा माहिर हो रहा हूँ, वो भी लाइट की स्पीड से। जिफ्रेड कहता है अगर आप कह रहे हो तो फिर चलो मैं मान जाता हूँ। जिमी कहता है आपने तो कहा था ये जगह सेंटर ऑफ साउथर्न नोवेल्टी है, लेकिन ये जगह तो बंजर पड़ी है। हालांकि ये जगह देखने में बंजर लगती है, लेकिन ये जगह मिडल स्टोन से भरी हुई है। जिफ्रेड कहता है क्या तुम यहाँ की कहानी के बारे में जानना चाहते हो? जिमी कहता है वैसे भी तुम बताने ही वाले हो तो बता ही दो। जिफ्रेड उसको कहानी सुनाता है। ये बात है 1000 साल पहले की। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी एक्टिव वोल्केनो थी जो कि बार बार फूट जाती थी। इसका लावा काफी दूर दूर तक फैल जाता था, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से एक मिस्टीरियस मेज आए और अपने दम पर ही उस वोल्केनो की ओर बढ़ने लगे। और जब अगले दिन सुबह हुई तो सबने ये पाया कि उस वोल्केनो का मुंह बंद हो चुका है और अब वो एक इनएक्टिव वोल्केनो बन गई है। उस मेज ने कहा फिर मिलते हैं, और वो ये कहने के साथ ही गायब हो गई। उस मेज ने जाने से पहले एक भविष्यवाणी की, जब एक काम बीस्ट अपने नींद से जगेगा तभी इस पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। जिमी कहता है क्या मतलब इस वोल्केनो के अंदर एक बीस्ट सो रहा है? इस बात को मानना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिफ्रेड कहता है मैं भी तुमसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैजिकल सोसाइटी के सारे लोग इसमें भरोसा करते हैं। हम लोग देखते हैं थोड़ी दूर पर एक बंदा खड़ा होता है और वो इन दोनों के ऊपर एम लेके खड़ा होता है। तब जिफ्रेड और जिमी के ऊपर काफी सारे तीर आके लगते हैं, बट दोनों लोग ही काफी आसानी से उसको डॉच कर लेते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि ये काम अकेले बंदे का नहीं है। वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। उनका लीडर कहता है जिफ्रेड हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब मैं तुमसे अपने भाई का बदला लूंगा। जिफ्रेड कहता है ओ क्या तुम उस सफेद बालों वाले इंसान की बात कर रहे हो? नहीं, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा। ये जो बंदा होता है ये भाई होता है उसी आदमी का जिसको थोड़े टाइम पहले जिफ्रेड ने मारा होता है। जिफ्रेड इस सिचुएशन का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा होता है ताकि वो पता लगा पाए कि जिमी कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बहाना बनाते हुए कहता है ओह ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। लॉर्ड जिमी प्लीज आगे आइए और मेरी जान को बचाइए। जिमी कहता है आखिर तुम्हारे लफड़े में मैं क्यों बीच में पड़ूं? जिफ्रेड कहता है ओह अब आप इतने भी रूट मत बनिए, और हाँ मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों से अपने स्वॉर्ड से फाइट करें। जिमी समझ जाता है कि वो इसकी तलवारबाजी की स्किल्स को देखना चाहता है, इसीलिए वो फैसला कर लेता है कि वो अपने थोड़े बहुत बेसिक तो उसको दिखाई देगा, क्योंकि अगर मैं इन लोगों के ऊपर वॉइड सेबर का यूज करता हूँ तो वो तो वेस्ट ऑफ एनर्जी होगा। देखते ही देखते वो लोग जिमी के ऊपर रश कर देते हैं। तभी जिमी अपने फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है और उसके अंदर से ट्रेमेंडियस माना निकलने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो चाहे जिफ्रेड हो या ये गुंडे वो चौंक जाते हैं आखिर ये सब क्या है, और हम लोगों को पता चलता है ये जो मूव करने जा रहा है वो है मॉडिफाइड 1000 सीज। 1000 सीज में अपने मैजिक को कंबाइन किया था ना, बस वही अटैक वो उनके ऊपर अपने अटैक को कर देता है कंप्रेशन, जिसकी वजह से उनका लीडर जमीन पर धंस जाता है और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये हमला सिर्फ और सिर्फ लीडर पे ही नहीं होता बल्कि उसकी वजह से सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और वो लोग वापस से जिमी के ऊपर अटैक करने के लिए उठने लगते हैं। तभी जिमी उनके ऊपर एक और अटैक करता है, वेल्टन स्टाइल विंड लाइटनिंग, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उसका अटैक सारे बंदों की एक ही बार में कनेक्ट हो जाता है और वो सभी के सभी उसकी एक ही अटैक से मर जाते हैं। देन जिमी अपने स्वॉर्ड को अंदर रखता है और कहता है क्या इतना तुम्हारे लिए काफी होगा? ये तुम्हारे दिमाग में अभी भी डाउट्स हैं। उसकी एबिलिटीज को देखकर जिफ्रेड भी सेटिस्फाई हो जाता है। वो ये चीज इमेजिन तक नहीं कर पा रहा होता कि अगले 10 साल में जिमी कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिमी कहता है अब तुमने अगर मुझे टेस्ट ही कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जिफ्रेड कहता है हम लोग यहाँ पर कुछ भूल रहे हैं। जिमी कहता है क्या? देखते ही देखते जिफ्रेड उन
बंदों के पास जाता है और उनके पैसों को चुराने लगता है, जिसको देखकर जिमी हैरान हो जाता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं वो लोग सेंटरमेन में पहुंच चुके होते हैं। ये पूरी जगह बड़े बड़े माना क्रिस्टल से भरी होती है। जिफ्रिड कहता है तो अब हम लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो मुझे उस दुकान में जाना चाहिए जहाँ से मैंने एक बार कुछ सामान मंगवाया था। जिमी कहता है तो दुकान है कहाँ? जिफ्रिड कहता है हमारे ठीक सामने। हम लोग देखते हैं उनके सामने खंडहर सी दुकान होती है। जिमी भी यही बात कहता है। जिफ्रिड कहता है तो तुम इस जगह से डर तो नहीं गए हो ना? वैसे जब मैं छोटा था तो मैं एक स्लेव था और तब मैं इससे भी ज्यादा खराब जगहों पर रहा करता था। ऐसे ही करते करते वो अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाने लगता है। बट जिमी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, क्योंकि इस जगह पर इतनी ज्यादा धूल होती है कि उसकी खास खास की हालत खराब हो रही होती है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है, ओ तो तुम फिर से यहाँ आ गए। वहाँ पर कोई होता है। उससे जिफ्रिड कहता है क्या जो सामान मैंने तुमसे मंगवाया था वो आ चुका है? सामने से जवाब आता है नहीं। जिमी को समझ नहीं आ रहा होता कि जिफ्रिड किससे बात कर रहा है, क्योंकि उसको अपने सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। वो हवा में उड़कर देखता है। तभी किसी की आवाज आती है, यहाँ पर उड़ना मना है। और ये होती है एक नाटी सी बुढ़िया एंड वो जिमी की तरह अपने स्टाफ को फेंक देती है। जिमी बैरियर का यूज करता है बट उसका स्टाफ बैरियर को तोड़ देता है और जिमी की सर पे आकर लग जाता है, जिसकी वजह से जिमी को खाने भर का मिल जाता है। वो बताती है बच्चे मैंने जिस चीज से तुम पर अटैक किया वो एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसमें की एंटी मैजिक की पावर है और ये रैंक 5 तक के सारे स्पेल को नलीफाई कर सकता है। जिमी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये जो इस बुढ़िया की शॉप है ये तो बिल्कुल खंडहर है। उसके बाद उसके पास ऐसे एंटी मैजिक स्टफ कैसे हैं? जिफ्रिड बुढ़िया से कहता है वैसे अगर वो सामान नहीं आया है तो मुझे अभी के लिए चलना चाहिए, शायद वो बाद में आ जाए। वो बताती है कि वो सामान 2 दिन में आ जाएगा, जिसको सुनकर जिफ्रिड खुश हो जाता है। बट वो कहती है कि वो सामान मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी। जिफ्रिड कहता है ऐसा क्यों? पहले तो हम लोगों की डील हो चुकी थी। जिमी कहता है उसको हम लोगों से कुछ चाहिए। वो बुढ़िया कहती है ये बच्चा होशियार है, यहाँ पर कुछ टाइम बाद एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ऑक्शन लगने वाली है, वहाँ से तुम लोगों को एक हार्ट ऑफ शैडो लैम्प लाना होगा। पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, बट कुछ भी करके तुम लोगों को वो लाना है। अगर तुम मुझे वो ला कर दे देते हो तो मैं तुम्हें वो आइटम काफी कम दामों में दे दूंगी। जिफ्रिड उसके डील को मान जाता है और कहता है तुम बस अपनी जुबान से मुखरना मत। देन वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिमी जिफ्रिड से पूछता है आखिर वो कौन सी चीज है जो तुम मुझसे खरीदना चाहते हो? बट जिफ्रिड उसका जवाब नहीं देता। देन जिमी पूछता है कि आखिरकार वो बुढ़िया कौन है? जिफ्रिड बताता है कि ये थी मैडम क्रिल। ये पूरी दुनिया की सबसे अच्छी एल्केमिस्ट है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बिजनेस वैमन भी हैं। दुनिया भर में इनकी दुकानें फैली हुई हैं और सभी ब्रांचेस वॉर्प स्पेल से कनेक्टेड हैं। वो वॉर्प पोर्टल इन्हें नहीं बनाया है। जिमी ये बात सुनकर चौंक जाता है, क्या इनकी सारी ब्रांचेस वॉर्प पोर्टल से कनेक्टेड हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। जिफ्रिड कहता है वो ये कर सकती हैं क्योंकि वो एक रैंक 8 की मेज है, लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है, इसीलिए वो जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकती हैं। वो लोग बात करते करते एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं। जिफ्रिड कहता है हम लोग आज रात यहीं पर ही रुकने वाले हैं। जिमी को चैन की सांस आती है क्योंकि ये जगह उतनी गंदी नहीं है जितनी उस बुढ़िया की दुकान थी। लेकिन वो उसे पूछता है एक सेकंड तुमने 2 रूम बुक किए ना? जिफ्रिड कहता है इतने पैसे वेस्ट करने की क्या ही जरूरत है, हम लोग एक रूम में भी तो रह सकते हैं ना। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं सेंटरमैन के ब्लैक एले का सीन। यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े होते हैं जो किसी सीक्रेट सोसाइटी के लग रहे होते हैं। वैसे मेरे हिसाब से शायद से ये जैनित के बंदे होंगे। वो लोग ऑक्शन की बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो आइटम उस ऑक्शन में मिल जाएगा? दूसरा बंदा कहता है वैसे वहाँ पर हाई चांसेस है कि वो मिल जाए। एक लड़की कहती है क्या हम लोग उसको उस आइटम से अवेकन कर सकते हैं? बंदा बताता है अगर उस पुरानी बुक के माने तो हम लोगों को यही करना होगा, और वैसे भी ये तो गॉड्स की ही विल है, हम लोगों को वो आइटम चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे उस आइटम को लाने के लिए हम लोगों को अपनी जान ही दांव पे क्यों न लगानी पड़े, वो हमारे प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन वापस सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं घर से एक बंदा कूदता है और एक सुनसान गली में खड़ा होता है। हम लोगों को पता चलता है वो और कोई नहीं होता बल्कि होता है डियाब्लो। वो बेना को बाहर निकालता है। बेना बाहर निकलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिमी कहता है तुम्हें जितनी खुली हवा खानी है खा लो, क्योंकि तुम्हें कल पूरा दिन वापस एक रिमिया के अंदर ही रहना है। वो कहती है क्या फिर से? जिमी कहता है और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है कि जब जिफ्रिड को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? तभी उनके सामने से कुछ लोग निकलते हैं जो कि एक गाड़ी को चला रहे होते हैं और वो पूरी तरीके से माना स्टोन से भरी होती है। जिमी कहता है वो पक्का से लो ग्रेड के माना स्टोन होंगे, तभी तो उनको सबके सामने ही ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बिना उसे पूछती है तो फिर हायर ग्रेड के माना स्टोन को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? जिमी कहता है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एक तो कॉमन सेंस है कि उसको पक्का बेटर प्रोटेक्शन के साथ ही ट्रांसपोर्ट करा जाएगा या तो उनको किसी चीज में छुपा के ले जाया जाएगा। वो चल ही रहा होता है। थोड़ी दूर पर कुछ बंदे एक बॉक्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी जिमी के हाथों का आर्टिफैक्ट बहुत जोरों से चमकने लगता है और वो समझ जाता है यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसका आर्टिफैक्ट ऐसे रिएक्ट कर रहा है। उसकी नजर उसी बॉक्स पे जाती है और वो समझ जाता है कि उस बॉक्स के अंदर ही कुछ है, क्योंकि उसमें मैजिकल सील्स भी लगी हुई हैं। वो भी एक नहीं बल्कि 6 उसमें इतनी सारी सील्स लगी हुई हैं। फिर भी मेरा आर्टिफैक्ट उसके साथ रिएक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि मेरे ही 3 सेक्रेट आर्टिफैक्ट्स में से एक है। वहीं पर खड़े होकर
उनकी बातें सुनने लगता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है उसको प्राइवेट अंडरग्राउंड ऑक्शन में बेचा जाएगा। जिमी कहता है मैं तो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन देखने ही चाह रहा था, लेकिन अब मुझे उसमें पार्ट भी लेना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं क्रिल को, जो कि एक फोटो को देख रही होती है। वो कहती है पता नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें इतना ज्यादा मिस क्यों कर रही हूँ। उस फ्रेम में एक बच्चे की फोटो होती है, जो कि क्रिल का ही बेटा होता है। उसका नाम होता है फिन। तभी वो अपने पास की यादों में खो जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसने अपने बेटे को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की होती है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाती है। इसीलिए मरते मरते उसका बेटा उसको शांत कराता है और साथ ही साथ एक हारमोनिका भी देता है। उसी हारमोनिका को क्रिल अभी तक अपने गले में डाले रहती है। क्रिल कहती है मैंने तुम्हें बचाने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन सब बेकार गई, लेकिन अब मैं तुम्हें बचा ही लूंगी, क्योंकि अब बात कुछ अलग है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट इंग्रेडिएंट ही चाहिए, जो कि है द हार्ट ऑफ अ शैडो लैम्प। तभी वो बॉल में जिमी को देखती है। वो गेट को खोलती है और जिमी से पूछती है कि वो इतनी रात में यहाँ पर क्या करने आया है। वो कहता है मुझे आपसे मदद चाहिए। क्रिल पूछती है कैसी मदद। जिमी कहता है मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। वो पूछती है कितने पैसे। जिमी कहता है काफी सारे। क्रिल जवाब देती है भाग जाओ यहाँ से। जिमी कहता है अरे मैं उसके बदले में जो भी मदद कर सकूंगा वो सब करूंगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी जिमी कहता है वैसे तुम शैडो रेल्म में जाने की कोशिश कर रही हो है ना। उसकी बात सुनकर क्रिल चौंक जाती है। तुम्हें कैसे पता। जिमी सोच रहा होता है वैसे ये सब बातें ज्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं हूँ डियाब्लो वॉलपेयर, तो मुझसे क्या ही छुपा है। वो क्रिल से कहता है द हार्ट ऑफ अ शैडो लैम्प, ये उन इंग्रेडिएंट्स में से एक है जो कि शैडो रैम का रास्ता खोलने के लिए लगते हैं। शैडो रेल्म एक ऐसी जगह है जो कि इस पूरी दुनिया से काफी ज्यादा दूर है। वो है डार्क एलिमेंटल क्वीन बर्नस। शैडो रेल्म में सिर्फ और सिर्फ वही एंट्री ले सकता है जिसको बर्नस खुद वहाँ पर आने दे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम बर्नस की इजाजत के बगैर एंट्री नहीं ले सकती, फिर चाहे तुम्हारे पास कितने ही इंग्रेडिएंट्स क्यों ना हो। लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है और शायद मैं उसका यूज करके तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्रिल कहती है और मैं कैसे मान लूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। जिमी कहता है हम लोग सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोल्स एक ऐसी चीज है जिसको अगर एक बार साइन कर लिया जाए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा न किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले बंदे की सोल दूसरे बंदे के पास कैद हो जाएगी। जिमी को भी पता होता है कि ये बहुत रिस्क वाली चीज है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता बचा है। क्रिल उसकी बात मान जाती है और पूछती है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिमी बताता है कि वो भी ऑक्शन में पार्ट लेगा और क्रिल को उसी ऑक्शन में पैसे लगाने हैं। क्रिल मान जाती है। देन हम लोग देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर जिमी के साथ साथ जिफ्रेड भी जाता है, लेकिन जिफ्रेड को जिमी की इरादे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तभी उनके पीछे से एक लड़की निकलती है, वही लड़की जो कि अपनी टीम के साथ कुछ दिनों पहले प्लानिंग कर रही थी। जिमी को उसके अंदर से फॉरेस्ट की स्मेल आती है, जिससे कि उसको शक होता है कि वो लड़की एक एल्फ है, लेकिन वो उसके बारे में जिफ्रेड को बिल्कुल भी नहीं बताता। और देखते ही देखते ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। जिफ्रेड और जिमी को क्रिल के चलते VIP सीट्स मिलती हैं। तभी जिमी एक और चीज नोटिस करता है कि उसके सामने वही लड़की बैठी होती है जो कि थोड़ा टाइम पहले उसके पीछे से निकली थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये होती है कि अब उसके अंदर से फॉरेस्ट की स्मेल नहीं आ रही है। और तभी ऑक्शन में पहला प्रोडक्ट सामने आता है और जैसे उसके ऊपर से पर्दा हटता है तो हम लोगों को पता चलता है उसके अंदर होते हैं एल्व्स। हाँ, ये लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनका इनिशियल प्राइस होता है 100,000 गोल्ड। और तभी बोली स्टार्ट हो जाती है 400,000, 1 मिलियन। बोली बढ़ती जा रही होती है, लेकिन जिफ्रेड को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि वो भी बचपन में स्लेव ही था। तभी वही पहले वाली लड़की बोली लगाती है 3 मिलियन गोल्ड और वो ऑक्शन को जीत जाती है, जिसके चलते उनको ये एल्फ मिल जाते हैं। और इसी वजह से जिमी भी श्योर हो जाता है कि ये लड़की भी एक एल्फ है। तभी ऑक्शन में दूसरा प्रोडक्ट सामने आता है जो कि होता है द हार्ट ऑफ अ शैडो लैम्प और उसकी बिडिंग की स्टार्टिंग होती है 1 मिलियन गोल्ड से और बोली उठती जाती है 10 मिलियन गोल्ड, 25 मिलियन गोल्ड और आखिरी में बोली जाती है 43.5 मिलियन गोल्ड की। तभी जिफ्रेड अपनी बोली लगाता है जो कि होती है 100 मिलियन गोल्ड की। जिमी उसकी बोली सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा है जिससे कि एक पूरा स्टेट पूरे 1 साल के लिए चलाया जा सकता है। और इसी के साथ जिफ्रेड को मिल जाता है द हार्ट ऑफ अ शैडो लैम्प। और तभी अगला प्रोडक्ट सामने आता है जो कि और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, जो कि होता है द अल्टीमेट जेमस्टोन ऑफ स्टाउटनेस। हाँ, डियाब्लो का एक आर्टिफैक्ट। जिमी ये सुनकर चौंक जाता है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि इन लोगों को उसके आर्टिफैक्ट का नाम कैसे पता है। वो बताते हैं कि ये इस ऑक्शन का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी है कि इससे कि पूरा स्टेट 10 साल तक चलाया जा सकता है। जिमी को ये बात बहुत ही ज्यादा खराब लगती है, क्योंकि ये उसकी आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करने का सबसे ज्यादा घटिया तरीका है। तभी उसकी बिडिंग स्टार्ट होती है और शायद से स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कोई उसकी बिडिंग करता है 800 मिलियन गोल्ड की। ये सुनकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं ये होती है बेना।
ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेना को जिमी का आर्टिफैक्ट मिल जाता है। जिमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आज क्या ही हो गया, क्योंकि आज उसने इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है कि उतने पैसे से पूरी स्टेट को 8 साल तक चलाया जा सकता है। जिफ्रिड और जिमी अपनी जगह से उठ जाते हैं और हार्ट की कस्टडी लेने चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी एक और प्रोडक्ट सामने आता है, जो कि होता है वही एंशिएंट रेलिक, जो कि कैल्टोनियन माउंटेन के लेजेंडरी वोल्केनो के पास से मिला था। जिमी देखता है कि उस रेलिक में एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और उसका मतलब होता है वहीं सोते रहो, कभी उठना मत। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से सब लोग चौंक जाते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जिसकी वजह से जिफ्रिड यहाँ पर बैरियर बना लेता है। तभी जो लोग ऑक्शन करा रहे होते हैं वो आपस में बात करते हैं और जिमी उनकी बातों को सुन लेता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि ऑक्शन में जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे वो सारे के सारे चोरी हो गए हैं। ये बात एल्स को भी पता चल जाती है। वो जो एल्स की लीडर होती है वो गुस्सा कर रही होती है। दूसरा एल बताता है हम लोगों ने एल्स को उनके पीछे भेजा है ताकि हम लोगों को चोरों का ठिकाना पता लग पाए। वो बंदा उस लड़के को दिलासा भी देता है एंड कहता है मुझे पता है भी तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पर हान से मिलना है और साथ ही साथ यहाँ से बाहर भी निकलना है, नहीं तो हम लोगों को ऑक्शन के सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेंगे। जिमी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इस बार उसकी चीज में किसी और ने हाथ डाल दिया है और वो भागकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। उनको देखते अपने सामने एल्स। जिमी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है चोरी का सामान हम लोगों को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं पर ही मार डालूंगा। सारे एल्स लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिफ्रिड कहता है ओह अच्छा, तो तुम लोग लड़ना चाहते हो। तभी वो अपने एक स्पेल को कास्ट करता है, जिसकी वजह से एल्फ की जितनी भी शॉट्स होती हैं वो सारी रबड़ की तरीके लग जाती हैं। तभी वो लड़की कहती है इसाया मेरे रास्ते से हट जाओ। उस ऑक्शन हाउस में जो भी इंसान था उसको इस दुनिया की सबसे खतरनाक सजा मिलनी चाहिए। तभी वो एक स्पेल को कास्ट करती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी सारे प्लांट्स के टेंटिकल्स निकल आते हैं और वो जिफ्रिड की तरफ जा ही रहे होते हैं। बट जिफ्रिड स्माइल करता है, उसके लिए ये सब तो बिल्कुल बच्चों का खेल होता है। वो एक वॉर्प स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से सारे टेंटिकल्स उसके अंदर चले आते हैं और दूसरा वॉर्प खुलता है उस लड़की के साथियों पे। तो कुल मिला के बात ये होती है कि उस लड़की ने जिफ्रिड के ऊपर जितना भी अटैक किया होता है वो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही लग जाता है। तभी जिफ्रिड के ऊपर एक बंदा कूदता है और उसके हाथ में एक अटैक भी होता है और वो देखते ही देखते उस अटैक को कर देता है। बट वो पाता है कि उस जगह जिफ्रिड नहीं होता, बल्कि जिफ्रिड होता है उसके ठीक ऊपर और वो अटैक उस बंदे के कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक दोस्त को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस जिफ्रिड के ऊपर तलवार लेके अटैक करने जाती है। बट उसको जिमी रास्ते में ही धर लेता है। बट उस लड़की के लिए सिर्फ एक ही अटैक ही काफी होता है। इस बार जिमी फाइट में अपने स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता है। जिमी कहता है कितनी शर्मनाक बात है, तुम लोगों की औकात ही नहीं है। मुझे तो ये भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम जैसे चूजों ने मेरी चीजें चुराने की हिम्मत भी की। तभी जिफ्रिड उन लोगों के ऊपर एक अटैक करता है, फैटल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो सारे लोग जमीन में धंस जाते हैं और काफी सारी एनर्जी की शॉट्स उनके ऊपर पड़ जाती हैं। जिफ्रिड कहता है अब मरो। तभी वहां पर कोई आता है जो कि जिफ्रिड के स्पेल को तोड़ देता है। वो बंदा कहता है ओ मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम लोगों को देखने आ पाया, क्योंकि तुम लोग लेट थे। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो ये बंदा तुम लोगों की चटनी बना चुका होता। तुम लोग क्यों पंगे लेते हो? हाँ, वो सभी लोग उस बंदे को देखकर खुश हो जाते हैं और हम लोगों को पता चलता है ये बंदा होता है हान। जिमी भी उस बंदे की पावर देखकर हैरान होता है, क्योंकि उसने जिफ्रिड की स्पेल को काफी आसानी से तोड़ दिया। जिफ्रिड जिमी से कहता है ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर लग रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? जिमी कहता है लेकिन यहाँ पर बड़े तो तुम हो, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहा? मेरे ख्याल से जिफ्रिड वापस से जिमी का टेस्ट लेना चाहता है। जिमी कहता है कि हम लोगों को सच में लड़ने की जरूरत है, क्या हम लोग बात करके अपनी चीजों को वापस नहीं ले सकते? जिफ्रिड कहता है बिल्कुल, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे बस अपनी चीज वापस चाहिए। और वो ऐसा ही करता है। वो हान से बात करता है। हान भी उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पूछता है तो बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? जिफ्रिड कहता है अगर तुम मुझे हार्ट ऑफ द शैडो लैम्प वापस कर देते हो तो मैं यहाँ से शांति के साथ निकल जाऊंगा। जिमी कहता है और स्टाउटनेस भी? जिफ्रिड कहता है हाँ और स्टाउटनेस। एक सेकंड, हम लोगों ने उसको कहाँ खरीदा था? जिमी कहता है आप पहले उसको वापस ले लो, मैं आपको बाद में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। हान अपने बंदों से कहता है उन लोगों को जो भी चाहिए वो उनको दे दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं और उस बॉक्स को वहाँ पर ले आते हैं जिसमें कि वो सारी चीजें हैं। तभी हान जिमी के ऊपर एक स्पेल का यूज करता है ताकि वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जान पाए और उसके स्पेल की वजह से जिमी ने अपने ऊपर जो स्पेल का यूज किया होता है वो नलीफाई हो जाता है और अभी तक जिमी के जो ब्लैक हेयर्स दिख रहे थे वो पूरी तरीके से हट जाते हैं और जिमी का रियल हेयर कलर सामने आता है, जो कि होता है वेल्टन हाउस होल्ड के एमरेट हेयर कलर। उसको हान देखकर चौंक जाता है और कहता है
एमरल्ड हेयर कलर। हाँ, जिमी ये देखकर चौंक जाता है कि उसके स्पेल को इतनी आसानी से इस बंदे ने तोड़ दिया। हान जैसे ही देखता है कि जिमी के हेयर कलर्स एमरल्ड कलर के हैं, वो समझ जाता है कि ये वेल्टन है। वो उससे पूछता है, एक सेकंड, क्या तुम जिमी हो? जिमी कहता है हाँ। वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बेरिल ने मुझको बताया था। जिमी उससे पूछता है, क्या तुम सर बेरिल के दोस्त हो? वैसे भी तुम बुढ़े दिखते हो। बुढ़ा सुनकर वो बंदे को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को काम डाउन कर लेता है क्योंकि उसको भी पता है कि जिमी कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो कहता है, हाँ मैं बेरिल का दोस्त हूँ और फ्रंटियर का पार्ट भी बिल्कुल उसी की तरह। जैसे जिफ्रिड के कान में फ्रंटियर का नाम जाता है, वो जिमी के सामने खड़ा हो जाता है। लॉर्ड जिमी, मेरे पीछे ही रहिएगा, ये लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। जिमी पूछता है, क्या हो गया? जिफ्रिड कहता है कि आपको वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के किंगडम ऑफ हार्मोनिया के बारे में पता है। वहाँ पर कुछ रेबल फोर्सेस वहाँ के राजा को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसके पीछे फ्रंटियर है। ये बात जिमी को भी समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रंटियर उनका साथ क्यों दे रही है। हान कहता है कि हम लोग कहीं और जाके बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। जिफ्रिड उसकी बातें मान जाता है और कहता है, अगर मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और जिन लोगों ने ऑक्शन कराया होता है वो वहाँ के गार्ड्स पे चिल्ला रहा होता है कि तुमने अपनी जॉब अच्छी तरीके से नहीं की। वो काफी देर तक उस पर चिल्लाता ही रहता है। तभी गार्ड पीछे हटता है और कहता है, मैं अपने काम को पूरा करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये चोरों को पकड़ने के लिए जा रहा है। देन हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि हान के साथ दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। हान जिफ्रिड की मैजिक की तारीफ करता है क्योंकि उसने बिना किसी इनकांटेशन की 6 लोगों को बड़ी आसानी से टेलीपोर्ट कर दिया। जिफ्रिड उससे पूछता है, आखिर तुम लोग किंगडम ऑफ सेल्डम में क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर भी तबाही मचाने वाले हो? हान कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें लेने के लिए आए थे। जिमी पूछता है, वो कौन सी चीजें हैं? तभी एक एल्फ आगे आता है जो कि कहता है, मैं इस मिशन का इंचार्ज था। वैसे लेडी इसिस को तुमसे काफी सारी उम्मीदें हैं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी डिटेल्स बता सकता हूँ। ये है वो आइटम जिसको हम लोग लेने आए थे और ये वही आर्टिफैक्ट होता है जो कि माउंटेन के पास निकला था और लोग ऑक्शन में भेज रहे थे। वो एल्फ बताता है कि ये आर्टिफैक्ट एक की है जिससे कि कैल्टोनियन वोल्केनो की सील को तोड़ा जा सकता है और अगर वहाँ की सील टूटती है तो एक बीस्ट आजाद हो जाएगा जिसको कहते हैं बेहेमोथ। इसी बीस्ट को फ्रंटियर ने काफी सालों पहले कैद किया था। डियाब्लो के कानों में जैसे बेहेमोथ का नाम जाता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि डियाब्लो ने अब तक 3 क्रिएचर्स बनाए हैं, जिसमें कि पहला है ब्लैक, द सपोर्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, एंड दूसरा क्रिएचर होता है योरमनगांडर, द रूलर ऑफ ओशंस। हाँ वही, अगर आपने गॉड ऑफ वॉर 4 खेला होगा ना तो पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और तीसरा होता है बेहेमोथ, द कोलोसल बीस्ट। ये 3 एक ऐसे बीस्ट हैं जिनको कि डियाब्लो ने खुद ही बनाया था ताकि ये गॉड्स के खिलाफ वॉर में डियाब्लो की मदद कर सकें। जिमी सोच रहा होता है, ओह तो बेहेमोथ जिंदा है, मुझे लगा था वो वॉर के एंड में मर गया था। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं जैसे जैसे 72 जगह घूम रहा हूँ वैसे वैसे मुझे डियाब्लो वॉल पे ट्रेसेस मिलते जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है? हान कहता है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। जिफ्रिड कहता है, ठीक है। हान वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तब भी वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है जिसको कि ऑक्शन में रखा गया था। नहीं मतलब बेचने के लिए नहीं, ऑक्शन की चीजों को गार्ड करने के लिए। वो कुछ नंबर्स बोलता है जैसे कि 1 2 1 और 47। हान कहता है, आखिर ये नंबर्स क्या है? वो बंदा हान को मुक्का मारते हुए कहता है, ये तुम्हारे बैटल का लेवल है। हान को वो मुक्का पड़ जाता है और उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। देन वो बंदा अपना नाम बताता है जो कि होता है टेरियस और उसका लेवल है 201। मुझे कहा जाता है द किंग ऑफ द अंडर सिटी। तभी एमरेड बाल वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गार्ड के ऊपर रश कर देती है, लेकिन टेरियस उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में ही नॉकआउट कर देता है। अपनी औकात मत भूलो, 0.55। हाँ ये उसका भी लेवल बता रहा है। इस लड़की का नाम होता है ब्राहा। उसके टीम के 2 बंदे उसके लिए घबरा जाते हैं। तभी टेरियस उनके पास भी आ जाता है और उनकी मुंडी को आपस में टकरा देता है और वहाँ पे नॉकआउट कर देता है। एक का लेवल होता है 0.73, एक का लेवल होता है 0.49। हम लोग देखते हैं हान अपनी जगह पर खड़ा हो चुका होता है। वो कहता है, वो बस तो काफी ज्यादा अच्छा था, अब ये मेरी बारी है। देन वो अपने स्टाफ को घुमाता है और टेरियन के ऊपर एक स्पेल को कास्ट कर देता है जिसका नाम होता है द बेल ऑफ अल्टरेशन कर्मा। ये एक ऐसा स्पेल होता है जिसको अगर कोई बंदा दूसरे बंदे पे कास्ट करता है तो उसने थोड़ी देर पहले जो भी अटैक किया होता है वो सारे अटैक को रिवर्स कर सकता है, बट वो बंदा उसको डॉज कर लेता है। तब हान उसके ऊपर छलांग मार देता है और उसके ऊपर कुछ फायर बेल्स को फेंक देता है और वो बेल्स उसके ऊपर जैसे ही कनेक्ट होती हैं वहाँ पे एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जिमी उसकी पावर को देखकर हैरान होता है क्योंकि सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हान कहता है, तो ये खत्म हुआ। तभी कहीं से आवाज आती है, जब तुमने मेरे ऊपर वो अटैक किया था तब तुम्हारा पावर लेवल था 1.72।
तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा खास हैं, क्योंकि तुम रियलिटी को अल्टर कर सकते हो। नॉट बैड, ये बिल्कुल उसी तरीके है जैसे क्लियन करता है। हाँ, ये देखकर हैरान होता है कि ये वो बंदा अभी भी सही सलामत है। डेरियन कहता है तुम लोगों ने जो भी सामान चुराया था वो हम लोगों को वापस कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम सभी को एक आसान मौत दूंगा। जिफ्रिड कहता है वैसे हम लोग तो ऑक्शन के इनवाइटेड गेस्ट हैं, तो क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? डेरियन कहता है नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। तो फिर जिफ्रिड उन लोगों से लड़ने का प्लान बना लेता है और सेम गोज़ टू जिमी। जिमी अपना दिमाग लगा रहा होता है। जिफ्रिड कहता है लॉर्ड जिमी, अपना गार्ड अप कर लीजिए, मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसका नाम है डेरियस द आयरन फिस्ट। अंडर सिटी में जो भी बैटल केज होती हैं उसमें से ये 10 साल से जीत रहा है और ये वहाँ का रूलिंग चैंपियन ग्लैडिएटर है, वो भी पिछले 10 साल से। हालांकि ये अंधा है लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहा जाता है जब ये लड़ाई करा करता था तब इसने 2 स्वॉर्ड मास्टर्स को भी हराया था। जिमी सोच रहा होता है मास्टर ऑफ कॉम्बैट्स, हाँ ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हान कहता है तो क्या तुम भी पार्ट लोगे? तुम सही में श्योर हो? जिमी कहता है बिल्कुल, ट्रस्ट मी ब्रो। तभी वो अपने पास से क्रीमिया निकालता है और उसको वहीं पर ही डिप्लॉय कर देता है। वो कहता है तुम्हारा मेरे मैजिकल आर्टिफैक्ट में स्वागत है, यह दी आर्टिफैक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ग्रेमिया। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो यार बताना वीडियो कैसी लगी, एंड मैं इसका सेकंड एपिसोड भी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा और नई सीरीज भी आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।